लेकिन चूंकि वो चुनाव बहुत टफ हो गया था सपा के लिए, उस चुनाव में प्रेम सिंह साकी को यहाँ के मतदाताओं ने काफी वोट दे दिए थे। 94,000 की बहुत कम लीड से मुलायम सिंह हारे। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और योगी दो ही चेहरे चले, उस समय भी चले, यही यहाँ भी चले। यहाँ बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव फिर से बाई इलेक्शन में सिंपैथी थी। मैनपुरी में जो चुनाव हुआ है ना, उसमें तो खास कर जातियां बहुत हावी हैं और बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए। पास के राज्य में यादव बना दिया था। इस तेजी से फर्जी वोट डाला जाता था, उस पर अंकुश लगा के 34% तक डाउन गया ना। इस तरह से सबसे पहले जो एग्जिट पोल है वो लेके आया है और हम पहुंचे हैं मैनपुरी लोकसभा। मैनपुरी लोकसभा का मतलब है कि ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि है और सेनानियों की भूमि है। तो इस भूमि पर लोकसभा चुनाव को सबसे ज्यादा जिन लोगों ने सबसे करीब से देखा, वो पैनल में मैं आपको दिखा दूं, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने हर चुनाव इस मैनपुरी लोकसभा, विधानसभा और सभी चुनावों को बड़े करीब से इन लोगों ने जाना है, परखा है और देखा है। तो चूंकि लोकसभा का समय है और हर किसी की निगाह इन लोकसभा परिणामों पर है, आप लोगों के लिए एग्जिट पोल लेकर आया है। उसमें हम यहाँ के उन पत्रकार, उन कलमकारों से बात करेंगे कि जिन्होंने इन चुनाव को बहुत करीब से देखा है। चूंकि जो बाई इलेक्शन था वो यहाँ पर नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव के खत्म होने पर हुआ था, उसमें डिम्पल यादव विजयी हुई थी और उसके बाद अब आम चुनाव हुए हैं। किस तरह की चीजें रही हैं, हम सबसे पहले यहाँ आपको इन लोगों से तारुफ करा देते हैं। हमारे बाईं तरफ खड़े हैं प्रवीण, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं। उसके बगल में आगम भाई हैं, प्रिंट मीडिया से हैं। उसके बगल में हमारे यहाँ सीनियर पत्रकार मनोज जी हैं और आशु भाई हैं जो टेलीविजन में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। उसके साथ साथ सुबोध भाई भी एक सरकारी चैनल में, जो टेलीविजन चैनल में काम कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया के एक जानकार हमारे साथ प्रवीण जी हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे, चूंकि हर चुनाव में जो जिस तरह इस लोकसभा चुनाव में एक एक विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ की मुख्य विधानसभाएं जो हैं, उसमें जो सबसे पहले नाम लिया जाए तो किसनी का है, फिर भोगांव है और सदर मैनपुरी, करहल और उसके बाद इटावा लोकसभा में जो जसवंत नगर विधानसभा लगती है वो मैनपुरी लोकसभा में लगती है। तो इन पांचों विधानसभाओं का एक एक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे ही बात करता हूं। जिस तरह से पिछला 2019 का चुनाव था, किस तरह से देखते थे, बेसिक मुद्दे क्या थे? देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे और बीजेपी ने यहाँ प्रेम सिंह साकी को चुनाव मैदान में उतारा था। सीधी सीधी लड़ाई हुई थी। लेकिन चूंकि वो चुनाव बहुत टफ हो गया था सपा के लिए, उस चुनाव में प्रेम सिंह साकी को यहाँ के मतदाताओं ने काफी वोट दे दिए थे। 94,000 की बहुत कम लीड से मुलायम सिंह हारे थे। इससे पहले कभी इतनी अंतर से चुनाव मुलायम सिंह यादव नहीं जीते। तो प्रेम सिंह साकी को 94,000 की लीड नहीं मिल पाई थी, वो हार गए थे चुनाव। तो जहां तक 2019 का सवाल है, तो वो चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती था। मुद्दे क्या रहे थे उस चुनाव में भी मुद्दा विकास का ही था। मुलायम सिंह यादव को यहाँ मैनपुरी में विकास के नाम से जाना जाता है। उन्होंने काफी काम कराए हैं। बीजेपी ने भी सरकार बनाने के बाद यहाँ काफी काम किया, लेकिन वो मुलायम सिंह के विकास के सामने नहीं टिक पाई थी। मतलब कुल मिला के मुद्दे इशू थे। आशु जी, आप बताइए, टेलीविजन की आप पत्रकारिता बहुत वर्षों से कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, बेसिक मुद्दे क्या रहे हैं? क्योंकि आप लोग ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। तो बेसिक 2019 और 2024 इसमें किस तरह के मुद्दों का आप चुनाव में देखते हैं? देखिए, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और उसमें मैनपुरी, एटा, इटावा, ये ब्रज क्षेत्र के जो इलाके हैं, यहाँ मुद्दे अलग टाइप के हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप इस चुनाव में देखेंगे, बाई इलेक्शन में देखेंगे, 2019 में देखेंगे, तो मायावती और अखिलेश यादव से बड़ा गठबंधन इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। उस दौरान स्वयं मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह धरतीपुत्र कहे जाते हैं, यादव उनके लिए कुर्बान हो जाता है। उस समय 94,000 के आसपास वोटों से उनको लीड मिली और चुनाव जीते। प्रेम सिंह साकी ने कड़ी टक्कर दी। मतलब मुद्दा डेवलपमेंट का था। डेवलपमेंट, देखिए, दो तरह के यहाँ मुद्दे हैं। यहाँ गरीब तबके में जैसे ही आप जाते हैं, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। गरीब व्यक्ति कहता है भाई मुझे पीठ बचानी है, तो पीठ किससे बच सकती है आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और योगी दो ही चेहरे चले, उस समय भी चले, यही यहाँ भी चले। यहाँ बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव फिर से बाई इलेक्शन में सिंपैथी थी। बाई इलेक्शन में सिंपैथी थी, जो भाजपा को सपोर्ट करते थे, भाजपा की मतलब चुनाव विरासत और सियासत के बिल्कुल बीच में बिल्कुल था। बिल्कुल। मैं और साथियों से भी याद लेता हूं। सुबोध जी, इलेक्शन बड़ा करीब से देखा आपने, ये वाला भी और 2019 का और उपचुनाव भी। किस तरह के मुद्दों पर ये पूरा चुनाव केंद्रित रहा? मुद्दे यहाँ कानून व्यवस्था तो मुख्य प्रमुख रूप से मुद्दा था ही। दूसरी जाति
मुद्दा ज्यादा रहा। जातिगत मुद्दा है, आप जातिगत मुद्दा मानते हैं। आप बताइए प्रवीण भाई, किस तरह के मुद्दे आप लोग देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जातिगत ही है और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है, लेकिन जातिवाद को लेकर ये चुनाव ज्यादातर यहाँ का जातिवाद, आपके जी। हिसाब से जातिवाद मुद्दा रहा। मैं और साथियों से पूछता हूं, भाई साहब इस बार जैसे और साथियों ने बताया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और जाति पर चुनाव, पूरा लोकसभा चुनाव घूमता रहा है। आपकी नजर में किस तरह से रहा? नहीं, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो जात-पात पे यहाँ पे होते रहे हैं। मुद्दा तो यहाँ कोई नहीं, केवल जात-पात पे ही चुनाव तब भी हुए और अब भी होते रहेंगे। ये यादव लैंड की सबसे बड़ी राजधानी माना जाता है कि चूंकि पूरा एरिया यादव लैंड है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत लगाई रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यहाँ इस यादव लैंड में बीजेपी ने उतारा। कितना चीजें आप देखते हैं कि विकास है कि जाति है? देखो ऐसा है, यहाँ पे यादव लैंड जो है वो 4 लाख के ऊपर है, मतलब इनका वोटिंग बैंक जो वोट बैंक है। और होता क्या, तुम किसी को ले आओ, लेकिन यहाँ का जो यादव है क्षेत्र का, वो केवल नेताजी को अपना नेता नेताजी को मानता अपना है। मानता है। आप बताइए प्रवीण जी, किस तरह से इस बार मुद्दे किस देखिए, तरह? मैनपुरी में जो चुनाव हुआ है ना, वो न तो विकास पे हुआ है, यहाँ जातियां बहुत हावी हैं और बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए हैं। पास के राज्य में यादव बना दिया था मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनका जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है उसमें इन्होंने सेंध नहीं लगा पाए। लाख जतन के बाद कोर वोटों में सैन नहीं लगा पाए, मतलब बड़ी बात कही है, कोर वोटों में सैन नहीं लगा पाए। वहीं मैं दूसरी बात और आप लोगों से करूंगा कि जिस तरह से वोट परसेंटेज 2019 का वोट परसेंटेज जो रहा, 2020 में जो अभी बाई इलेक्शन हुआ और उसके बाद अब आम चुनाव हुए लोकसभा के, तो वोट परसेंटेज जो कम ज्यादा हो रहा है उसका कितना इफेक्ट मानते हैं आप? देखिए 2019 का जो सामान्य चुनाव था तो उसमें 55% यहाँ की लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। 2022 में सिंपैथी वोट पड़ा तो 56% हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, 1 ही परसेंट हुआ। लेकिन इस बार 59% से ज़्यादा मतदान हुआ है। मतलब वोट परसेंटेज बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है। 4% वोट इस बार ज़्यादा पड़ गया, जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट परसेंट है जब मैनपुरी लोकसभा में। तो ये बढ़ा हुआ वोट किस तरफ जाएगा, ये परिणाम में निश्चित रूप से असर डालेगा। और जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है तो 1977 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तब भी बहुत ज़्यादा वोट डाल दिया गया था सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो यही इस बार भी मतलब इसको सत्ता पक्ष के खिलाफ माने कि विपक्ष की देखिए पक्ष में? रणनीति दोनों तरफ से बनी थी, बीजेपी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, मतदान बढ़ाने की। जिला प्रशासन ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत घट जाता है हर अच्छा, चुनाव में। महिलाओं का मतलब इनका कहना है कि महिलाओं मतलब आधी आबादी का परसेंटेज बढ़े। आप जैसे बहुत सारे चुनाव हम लोग कवर करते हैं, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है वोट परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन उसमें नुकसान कभी कभी विपक्ष उसमें लेता है, कभी सत्ता पक्ष को नुकसान होता है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बढ़े हुए परसेंटेज? देखिए मेरी माने तो जो परसेंटेज होता है वो 2 तरह से बढ़ता है परसेंटेज। या तो अपने कैंडिडेट को बड़ी तादाद में जिताने के लिए या फिर उसके विरोध के लिए। मैं मानता हूँ कि लोगों ने मैनपुरी में खासकर परिवर्तन की मंशा ज़ाहिर की, इस वजह से यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा। और अगर अभी जो हाल ही के हालात देखें, बाई इलेक्शन को अगर छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में मुकाबला ठीक-ठाक रहेगा भाजपा और सपा के बीच। जीत-हार किसी की भी हो मुकाबला ठीक सकती है। रहेगा। सुबोध जी, मैं आपसे भी जानूंगा कि जिस तरह से बाई इलेक्शन जो हुआ था उसमें विरासत को लेकर भी बड़ी चर्चा होती रही और वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस यादव जो लैंड है, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि यादव लैंड है, भारतीय जनता पार्टी कहती है लोटस लैंड हो गई है। तो क्या लगता है कि लोटस लैंड और यादव लैंड के बीच में जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है वो किधर की लैंड की तरफ जा रहा है? वोट परसेंट मैक्सिमम क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी में बढ़ता है। ओके। जिस राज्य में सरकार होती है उसके खिलाफ मैक्सिमम बार, बहुत कम बार ये भी देखा गया है कि विपक्ष को भी वोट नुकसान हो जाता है, सरकार के पक्ष में भी चला जाता है वोट परसेंट बढ़ना। यहाँ मामला कुछ अलग किस्म का है। यहाँ वोट परसेंट, यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से किया गया था कुछ बूथों पे, और कुछ बूथों पे फोर्स वैसा लोकल फोर्स लगाता, सिपाही लगे थे, उसकी वजह से कुछ बूथ बहुत परसेंट पे बढ़े हैं। बहुत सारे लोग पहले अच्छा, वोट नहीं मतलब डालते। सुरक्षा जहाँ जिस तरह से वो हुआ है, क्या नाम है, डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसके हिसाब से परसेंटेज घटा बढ़ा और जो बढ़ा है। आप किस तरह से देखते रहे चुनाव में कि जो आपके साथी ये बता रहे हैं कि साहब जो लॉ एंड ऑर्डर और जो मुद्दे रहे उसके साथ साथ जो प्रशासनिक लेवल से व्यवस्थाएं की गई हैं उससे बढ़ा है? नहीं, प्रशासनिक लेवल की व्यवस्थाओं से तो वोट बढ़ा ही है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इस बार मैनपुरी की जनता ने परिवर्तन के हिसाब से वोट दिया, इसी वजह से वोट परसेंट बढ़ा है। परिवर्तन के हिसाब से वोट दिया है। आप बताइए भैया कि जिस तरह से जो आपके साथी लोगों का कहना है कि परसेंटेज जो लगातार इस बार अप हुआ है, अच्छा साइन है, जनता जनार्दन का निर्णय था परसेंटेज बढ़ना, तो उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि बारीकी आप लोग लिखते भी हैं?
नहीं, ये तो प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि परसेंटेज बढ़ाया जाए और जनता ने भी ये अपना मतलब योगदान दिया है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने योगदान दिया है। प्रवीण जी, एक तरफ तो नेताजी और डिम्पल यादव का विकास की गंगा और से लेकर परसेंटेज की बात की जाती, वहीं पर दूसरी बात यहाँ पर खुद पर्यटन मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं वो चुनाव लड़े, तो किसको आप आधार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समाजवादी की ताकत जो है वो जसवंत नगर है। जसवंत नगर। और जाहिर सी बात है, अब की बार मताधिकार जो हुआ है बूथ वाइज आप देखेंगे तो हाईएस्ट एक बघरियापुर अराजी करके बूथ है, वहां पर 91% हुआ है। जसवंत नगर की बात जसवंत नगर। और उसके बाद सबसे लोअर यानी कि अतराजपुर, जहाँ 34% हुआ है। अब सवाल उठता है कि जो 91 और 34% तक डाउन गया है, राजपुर तो जो बिल्कुल मैनपुरी से सटा हुआ बिल्कुल लास्ट गांव है, लगा हुआ है, लेकिन उसमें 34% मतदान हुआ है। तो वहां पर जो मतदान 91 और 34% तक डाउन में गया है, ये किसके फेवर में हुआ ये है? किसके फेवर में हुआ? तो ये तो आपने देखा जिस तरह से प्रतिक्रिया हमारे साथियों ने दी है, लेकिन एक सबसे सीधा सवाल हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि चूंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रेम सिंह साक्य और मुलायम सिंह यादव के आमने सामने जो लोग चुनाव हुआ, वहीं बाई इलेक्शन में रघुराज सिंह साक्य और डिम्पल यादव सामने थी, जिसमें डिम्पल यादव विजयी रही। आप लोगों से मैं जानूंगा विधानसभा वाइज कि जिस तरह से ये जो किसनी, मैनपुरी और भोगांव और करहल में जिस तरह से और जसवंत नगर में वोट परसेंटेज बढ़ा घटा है, उसमें आप किसको आगे देखते हैं? देखिए, आगे देखने की और पीछे जाने की बात नहीं है। बात ये है कि जो 2022 का उपचुनाव हुआ, उसमें जसवंत नगर से भाजपा 75,000 1,06,000 वोटों के अंतर से हारी, करहल से 75,000 से हारी, किसनी से 44,000 से हारी और मैनपुरी सदर से 35,000 से हारी, भोगांव से 24,000 से हारी। ये एक जीत का जो मार्जिन है, बहुत अंतर है। 1.5 साल पहले ही चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह चुनाव मैदान में है। निश्चित रूप से बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ। अब परिणाम में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लेकिन आपके हिसाब से बहुत ज्यादा मुकाबला रोचक हुआ है। लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती है। किसी भी तरह आपके हिसाब से किसके नंबर ज्यादा हो सकते हैं अभी? पांचों विधानसभाओं में किसके नंबर इस बार ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं, जिस हिसाब से जो चुनाव हुआ है उसमें तो सफाई मजबूत लग रही है। समाजवादी पार्टी मजबूत रही। आपके हिसाब से इस बार ये जो लगातार जो रोचकता बनी हुई है दोनों के बीच में, सपा और भाजपा, किसके नंबर ज्यादा है, कौन ज्यादा उचकता हुआ पांचों विधानसभाओं में? देखिए, ये तो 4 तारीख को परिणाम जब निकल के आएंगे तब पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा में उत्साह है, उत्साह तभी होता है जब आपके पास मताधिकार या ताकत कहीं कहीं से मिली हो। तो भाजपा के जो आपके कैंडिडेट, हिसाब से भाजपा कैंडिडेट मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आंसू जी, बहुत फास्ट, किस तरह से आपको पूरी जो पांचों लोकसभा में सबसे ज्यादा नंबर किसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है एक तरफ, तो समाजवादी पार्टी है। देखिए, इस बार इंडिया अलायंस ने जो संविधान डगमगाया है उसका खासा असर देखा गया है और लड़ाई मुकाबले की है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं मानता हूं कि लड़ाई में आगे है। लड़ाई में आगे है। आपके हिसाब से सुबोध जी, कौन आगे है? विधानसभा वाइज तो समाजवादी पार्टी जसवंत नगर में, करैल में और किशनी में लीड बना सकती है, और मैनपुरी और भोगांव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति है। पिछले 3 चुनाव में अगर लगातार देखा जाए तो इन लगातार जसवंत नगर, मैनपुरी और करहल ही जिताती रही है समाजवादी पार्टी। तो आपके हिसाब से इस बार समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, करैल समाजवादी पार्टी के गढ़ है, करैल और जसवंत नगर, लेकिन वहाँ वोट परसेंट कम हुआ है। करहल और जसवंत नगर में आपके हिसाब से कम हुआ है, तो इसका फायदा नहीं, किसको जो मिलेगा? यादव जो पोल थी वहाँ वोट परसेंट गिर गया है, बहुत सारी जगह यादव वोट परसेंटेज गिरा है, तो उसका उसका नुकसान किसको होगा? फोर्स डेवलपमेंट की वजह से उसका नाम समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। आप बताएं, आपको आपके हिसाब से ऑल ओवर पांचों विधानसभा किसका पड़ला भाग? सपा ही मजबूत मालूम पड़ रही है अभी तो। समाजवादी लोकसभा, पार्टी। जी। मतलब आप सभी लोगों के हिसाब से समाजवादी पार्टी? विधानसभा वाइज तो वो समाजवादी पार्टी लग रही है। तीन में समाज पार्टी और 2 में भाजपा। 2 में भाजपा, 3 में समाजवादी पार्टी, 2 में भाजपा, सहयोगी कह रहे हैं। बिल्कुल परिसीमन के हिसाब से यही आंकड़े हैं। परिसीमन, आपके हिसाब से, आप बहुत जानकार हैं यहाँ की, आपने बहुत करीब से देखा है, आपके हिसाब से ऑल ओवर कौन भारी? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव में मैंने पहले भी कहा कि पर्यटन मंत्री ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और चुनाव परिणाम में अगर जसवंत नगर और करहल पे बहुत ज़्यादा भाजपा ने फोकस कर लिया और बहुत ज़्यादा मतदाताओं ने उनका साथ दिया, तो लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के आगे होने की चर्चा है। आपके देखो, जिस हिसाब से जो परिसीमन है ना, उस हिसाब से तो सफाई लग रही है आगे, लेकिन काम तो मतलब वोट बैंक देखा या जो पार्टी बेस पे जो काम किया, मतलब जयवीर सिंह ने काम तो किया है। तो सपा या भाजपा?
अब इस हिसाब से इस लड़ाई में 5 में तो सपाई आगे लग रही सपा है। आगे लास्ट कर देखिए, अगर लीड वहां से क्योंकि जिस तेजी से वोट गिरा है, जो फर्जी वोट बड़े जसवंत नगर और करेल जसवंत नगर में जिस तेजी से फर्जी वोट डाला जाता था, उस पर अंकुश लगा, क्योंकि 34% तक डाउन गया ना, तो वो वोट जाहिर सी बात है वहां से अगर लीड जो समाजवादी पार्टी 1,06,000 की करके आई थी, वो 30-40 हजार रह जाएगी। तो ये जो बीजेपी के गढ़ हैं शहरी, जैसे शहरी में जबरदस्त वोट मतलब बीजेपी किसनी और करहल के तमाम ऐसे शहरों में वोट है जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, वो वोट पड़ा है, क्योंकि बीजेपी शहरी वोटों के लिए हंगामा नहीं किया, बीजेपी ने हंगामा नहीं किया, अपने वोटर जो था साइलेंट वोट पड़ा। तो ये आपने देखा, ये जो मैनपुरी लोकसभा के वो पत्रकार हैं, वो कलमकार हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से चुनाव को इन्होंने देखा समझा, उनके हिसाब से अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी विधानसभा वाइज आगे दिखाई पड़ रही है। अब परिणाम 4 को आ रहे हैं और ये तो जनता जनार्दन ही ने जो अपना ईवीएम में कैद कर दिया है अपना निर्णय, वो सब आपके सामने रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।